जय हिंद मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। तो आप सभी अपनी तैयारी को एक शानदार मोड में लेके चल रहे हैं। शानदार मोड का क्या मतलब है? आप कॉन्सेप्ट अच्छे से कर रहे होंगे, आप हर दिन रिवीजन अच्छे से कर रहे होंगे। बेहतर तरह से कल संडे के दिन आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, और कल ही आप जितना अब तक आपने इस कोर्स में पढ़ा है एक संपूर्ण रिवीजन कर रहे होंगे, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एज इट इज़ बनी रहें एग्जाम तक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। शुरू करते हैं आज की क्लास एक शानदार से क्वेश्चन के साथ। तो कल की क्लास एक क्वेश्चन लेते हैं। और कल हमने सीखा था, कल हमने पढ़ा था कार्य के बारे में, वर्क के बारे में। और आप मुझे बता रहे होंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। कार्य का एसआई मात्रक यानी कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे मुझे। तो कार्य का एसआई मात्रक क्या बताया आपने? बहुत सारे बच्चे न्यूटन आंसर कर रहे हैं, और 90% बच्चे बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि कार्य का एसआई मात्रक होता है आपका जूल। बिल्कुल सही बात है आपकी। कार्य का एसआई मात्रक बिल्कुल क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। एक अर्जेंट फ़ोन था, माफ़ी चाहूँगा। तो ये हो गई कल हमारी कार्य के बारे में बात। और कल हमने ऊर्जा की डेफिनेशन पढ़ ली थी, एक बेसिक डेफिनेशन हमने एनर्जी की पढ़ ली थी। आज चलते हैं हम एनर्जी के प्रकार यानी कि ऊर्जा के प्रकार की तरफ। तो देखेंगे आप ऊर्जा के कितने प्रकार होते हैं। ऊर्जा के प्रकार, हेडिंग डालेंगे आप सभी। ऊर्जा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। ऊर्जा के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, यूं तो ऊर्जाएं बहुत सारे तरह की होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो ऊर्जाएं हैं, जिनमें पहली ऊर्जा है आपकी गतिज ऊर्जा। पहली ऊर्जा है आपकी गतिज, या इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी। अब देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इसको समझना बड़ा ही आसान है। अच्छा, पहली बात तो ये आप समझें कि ऊर्जा कब कही जाएगी। कल मैंने बड़े अच्छे से इसकी परिभाषा बताई आपको कि ऊर्जा का मतलब है यदि कोई वस्तु कार्य कर पा रही है। और कार्य की परिभाषा क्या थी? कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वो अपनी जगह को छोड़ दे, बल के प्रभाव से अगर वो वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जा पा रही है, तो हम कहेंगे कि ये कार्य हो रहा है। और जहाँ पर भी कार्य होगा, जहाँ पर भी वर्क होगा, हम बताएंगे कि वहाँ पे ठीक है। अब देखिए कि जहाँ पर हम गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो हम कह रहे होंगे कि किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है। क्योंकि देखो, अगर मान के चलो आपकी, जैसे माता जी जब थप्पड़ लगाती हैं, माता जी कहती ना चुप होगा ना माने। माता जी हो सकता है डेली थप्पड़ लगाती हों, पिताजी डेली तो नहीं लगाते, लेकिन जिस दिन लगाते हैं थोड़ा हाथ दूर करके लगाएंगे।
तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक गति ज़्यादा होगी, तो क्या बोलेंगे हम, भाई गति ज़्यादा थी तो चोट ज़्यादा लगी, काम ज़्यादा हुआ, भी ज़्यादा थी। किसी भी गतिमान वस्तु में एनर्जी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा की डेफिनेशन क्या बनेगी कि गति के कारण ऊर्जा, बड़ी डेफिनेशन आसान है, गति के कारण, गति के कारण ऊर्जा यानी कि एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स, या एनर्जी ड्यू टू मोशन। गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मान के चलो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक बॉल है और इसका द्रव्यमान है m, कुछ किलो की होगी ये अवश्य ही बॉल, इसका मास क्या है, मान लो m है, और इसकी जो गति है, इसका जो वेग है, इसका जो वेग है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये क्या है, v। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या है, v। तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप कहेंगे इसकी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। अच्छा बताओ कौन कौन इस सूत्र को पहले से जानते थे कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv²। बहुत बढ़िया मनीष मालवीय, आपसे पढ़ने से फिजिक्स पहले से डर लगता था, बट अब से पढ़ने के बाद आसान लगता है। आभार। वॉल्यूम तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है यार, वॉल्यूम तो अच्छा खासा बढ़ा। इंग्लिश में बोला करें, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, if you define the kinetic energy, then it means that if a mass has a velocity v and the mass m, then the formula of kinetic energy is 1/2 mv², and the energy by virtue of its motion is called as kinetic energy। ऐसे, या फिर हिंदी वाले बच्चों का क्या होगा, तो मेरी वैसे टेक्निकल टर्म्स जो होती हैं वो सारी की सारी हिंदी में भी होती हैं, इंग्लिश में भी। बोलने में तो यार काकी के तो सभी आप समझ ही जाते होंगे, है ना। तो एक बार सभी हम सब करें, यहाँ इतनी बात तो हमें आराम से समझ में आ गई है, एक बार सभी बताएंगे। एक बार सभी बताएंगे कि हाँ भाई इतनी बात तो हमें बड़े आराम से समझ में आ गई, ये सबको आती है। अब देखो एक फॉर्मूला और बनाते हैं इसका, क्या बनाएंगे, देखो हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं इसमें m से ऊपर नीचे गुणा कर दूं तो क्या कोई तकलीफ है, भाई किसी चीज से ऊपर नीचे गुणा करोगे उसका ओवरऑल इफेक्ट तो यही रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो आप क्या करो, अब इसको ऐसे लिखूंगा मैं, 1/2, 1m 1m, 2m हो गए, ये v² है ही, और ये m कहाँ आ गया, नीचे। तो m भी क्या हो गया, ये हो गया मोमेंटम यानी संवेग। ठीक है, मोमेंटम यानी संवेग, इसको दिखाते हम p से, तो m गुणा v होता तो p, और दोनों का स्क्वायर है तो p का भी स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देंगे, और m। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो गया कि हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर या तो ½ mv² लिख दो, या फिर तुम ये भी लिख सकते हो p²/2m। ये वेलोसिटी की टर्म में है, वेग के साथ है, और ये वाला मोमेंटम के साथ है, यानी कि संवेग के साथ है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, 1/2 mv² और एक रखना है p²/2। आपका पढ़ाया हुआ समझ में आता है, बहुत सारा आभार भाई। ठीक है, तो सभी इसके दो फॉर्मूले याद रखेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया, नोट हो गया हो, कृपया एक बार हम सब करेंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखिए इसके उदाहरण क्या पूछे जाएंगे, जैसे इससे क्वेश्चन आएगा कि इसके उदाहरण क्या होंगे, तो इसके उदाहरण होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे, बड़ा ही आसान है इसको समझना। इसके एग्जाम्पल हर वो वस्तु होगी जो गतिमान है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है, बहता हुआ पानी, बताओ जरा, बहता
व पानी, इसमें कौन सी ऊर्जा है? तो तुम कहोगे जिस भी चीज में गति होगी, जिस भी चीज में मोशन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी जरूर होगी। तो बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। उसके बाद है दूसरा आपसे पूछ लिया जाएगा बहती हुई हवा, बहती हवा। तो अगर हवा चल रही है उसमें भी गतिज ऊर्जा है। तीसरा पूछा जाएगा आपसे चलती हुई कार, चलती हुई कार, ये बड़े ही आसान है, गतिज ऊर्जा के एग्जाम्पल बड़े ही आसान हैं। तो थ्योरेटिकल सवाल तो ऐसे बनेंगे, ठीक। अब देखो इससे एक न्यूमेरिकल जो बनता है, या तो न्यूमेरिकल बड़ा सिंपल बन जाएगा, जैसे m की वैल्यू दे देगा, v की वैल्यू दे देगा और आपसे गतिज ऊर्जा पूछ लेगा, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल। कैसे? देखो मान के चलो वो कहेगा कि अगर कोई 2 किलो की वस्तु, अगर कोई 2 किलो की वस्तु 2 ही मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन होते हैं जो सीधे फॉर्मूले पर होते हैं। आप लगा दोगे यार काइनेटिक एनर्जी बराबर, अगर m और v दे रखे हैं 1/2 mv², ठीक है। m की वैल्यू कितनी है? 2 है, और v की वैल्यू कितनी है? 2। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 जूल। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 4 जूल। सर आप बहुत ही मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए जॉब के बाद क्लास। देखो यार ये हमारा एक फ़र्ज़ है, ये मेरी एक ड्यूटी है। ऐसा था कि सच बताऊं इस बैच के बारे में मैं आपको, मैंने कहा था कि सर मुझे 3 क्लास दे दो, मतलब जॉब के साथ 3 क्लास मैनेज हो पाती है, क्योंकि सुबह तो एनर्जी ठीक रहती है, सुबह क्लास ले लो अपना जॉब चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बड़ा थकान सी हो जाती है ड्राइव करके 1 घंटे आना दिल्ली से यहाँ। तो सर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और डिफेंस चैनल भी थोड़ा मैं ही देखता हूँ तो उसका भी काम रहता है। सर ने कहा ठीक है इतना बहुत है। अब बात आती है लोको पायलट की क्लास की, तो सर ने कहा कि यार ये क्लास तुम ही लो, क्योंकि शायद आपको ना पता हो मैं इसमें सेलेक्टेड भी हूँ। मैंने ये जॉब नहीं की थी वो अलग बात है, बट मैं इसमें सेलेक्टेड हूँ। 3rd फेज़ तक के मेरे पास सारे रिजल्ट्स हैं। मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं कराया था क्योंकि मुझे एक सीट ख़राब नहीं करनी थी। तो सर ने कहा यार ये तो तुम ही कराओगे, इस क्लास को तुम्हें ही कराना है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर पाया, मतलब हिम्मत नहीं थी लेकिन फिर भी मैं मना नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं कोई बहुत स्पेशल कुछ काम कर रहा हूँ, बट इतना होता है कि जो थकान है, जो भी समस्याएँ हैं वो सब स्टूडियो से बाहर होती हैं। एक बार अगर क्लास में आके खड़े हो गए तो मेरा ध्यान तो तब ही जाएगा घड़ी पे जब 9 बजने को होते हैं, जब 1 घंटा पूरा हो जाता है। बीच में कभी ऐसा महसूस होता ही नहीं है कि मैं थक रहा हूँ या कुछ हो रहा हूँ। थकान या तो शुरू में होती है या फिर बाद में होती है। बाद की थकान कोई मैटर नहीं करती, फिर तो सोना ही। ठीक है, तो ये हो गई 4 जूल। आशा करूँगा आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये आसान-आसान क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि थोड़ा-सा ट्विस्ट करके कैसे क्वेश्चन देता है, अच्छे क्वेश्चनों की बात करूँ मैं, तो देखिए अच्छे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको। आपको क्वेश्चन देगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि यदि किसी वस्तु के संवेग को, मैं पूरा क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, यदि किसी वस्तु के संवेग को, यदि किसी वस्तु के संवेग को, संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि किसी वस्तु के संवेग को 20% बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा कितने परसेंट बढ़ेगी? ये मैं कहूँगा ये अच्छे सवाल होते हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें, यदि किसी वस्तु के मोमेंटम को, एक काकी के तो सब समझते होंगे इंग्लिश में, है ना, मोमेंटम को 20% बढ़ा दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी? ये होते हैं अच्छे सवाल, ये आपके सामने अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें? आप ये देखिए कि यहाँ पे संवेग का संबंध है गतिज ऊर्जा के साथ, यहाँ पे संवेग का संबंध है गतिज ऊर्जा के साथ, मोमेंटम का संबंध है काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहली बात तो हमें सीधी ये नजर आती है कि अगर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा काइनेटिक एनर्जी का p²/2, ये फॉर्मूला लगेगा p²/2m। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको किससे संबंध दिया हुआ है? गतिज ऊर्जा का संवेग से, काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम से। तो ये फॉर्मूले में बस आप उन दोनों चीज़ों को ही रखो।
जो क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं बाकी सबको हटा दो। ना तो इसके बारे में कोई बात की गई है ना इसके बारे में, तो इन्हें हटा दो। बस इतना सा आप सीखते रहो, इसमें क्यों मत पूछना। अगर क्यों पूछोगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। लंबा, जितना क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा उतने ही गलत होने के चांस होंगे। जितना वो ट्रिकी होगा, छोटा होगा, उतने उसको सही करने के चांस होंगे। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ से मोमेंटम के स्क्वायर के, संवेग के वर्ग के। अब संवेग को बढ़ा दिया जाए 20%, तो हम क्या मानेंगे? अब ये मानो कि यार पहला संवेग था 1, और अगर उसको 20% इंक्रीज करोगे तो 1 को 20% इंक्रीज करोगे तो वो 1.2 हो जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? तो यहाँ पे अगर तुम 1.2 रखोगे, अगर तुम यहाँ पे 1.2 रखोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इफेक्ट कितना आएगा? 1.44। यानी कि देखो, जब संवेग 1 है, जब संवेग 1 है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या मान रहे हो तुम? 1 मान रहे हो। ठीक है, संवेग 1, काइनेटिक एनर्जी 1। संवेग बढ़ के हो गया 1.2 और काइनेटिक एनर्जी हो गई 1.44। अगर हम ये कह रहे हैं कि पहले काइनेटिक एनर्जी 1 थी जो अब 1.44 हो गई, तो मैं ये कह दूं कि ये 44% बढ़ गई है। तो यहाँ से आप आंसर दे सकते हो, एक्स्ट्रा वाला पोर्शन बढ़ ही तो गया है, तो आप कहोगे 44% बढ़ गई है, 44% बढ़ गई है। ठीक है, 2m मैंने इसलिए हटाया क्योंकि उसका क्वेश्चन में कोई संबंध ही नहीं दे रखा है, उसका क्वेश्चन में कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा है। अब यहाँ देखो, आपसे एग्जैक्ट आंसर तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है कितने परसेंट बढ़ जाएगी। तो कितने परसेंट बढ़ेगी? 44% बढ़ जाएगी, 44% बढ़ जाएगी। जिनको समझ में आ गया थम्स अप करो, नोट करो। जिनको नहीं समझ में आया बोलो रिपीट करो। एक क्वेश्चन हम और देख लेंगे। बताइए, वैसे ये परसेंटेज का सवाल है, बेसिक सवाल। एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि सर हमें कैसे पता लगे यही फॉर्मूला लगेगा। देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हैं, ठीक। एक तो है 1/2 mv², और एक है p²/2m। इस क्वेश्चन में ये देखो कि दो चीजें दे रखी हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग। तो संवेग इसमें तो कहीं है नहीं, कौन से में संवेग है? इसमें है। वही फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें आपको जो चीजें क्वेश्चन में दी हैं उन्हीं से फॉर्मूला लगेगा हमेशा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लो कि किसी वस्तु का संवेग, किसी वस्तु का संवेग 10% बढ़ाने पर, 10% बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा? कितने परसेंट इंक्रीमेंट होगा? संवेग के लिए इंग्लिश वाले लिख लेंगे मोमेंटम। तो देखो क्या सॉल्यूशन करोगे तुम कहोगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। सॉरी, संवेग से संबंध है ना, तो ये फॉर्मूला तो लगेगा ही नहीं, संवेग वाला फॉर्मूला लगाओ, मोमेंटम वाला। अब m के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है, इसको हटा दो। काइनेटिक एनर्जी सीधी अनुक्रमानुपाती p² के, और इसको अगर 10% बढ़ाओगे, यानी कि तुम कहते हो मान लो पहले ये 1 था, और अगर 10% बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। पहले काइनेटिक एनर्जी मान लो 1 थी, अब कितनी हो जाएगी? अगर इसे तुम 1.1 रखोगे, 11 11 121, कोई चीज 1 से 1.21 हो गई, 1 से 1.21 हो गई, कितने परसेंट बढ़ गई? 21% बढ़ गई। क्या आंसर लगाओगे आप? 21% का इंक्रीमेंट है, और सभी प्यारे दोस्तों का इंक्रीमेंट आ गया है 21। 1.2 कहाँ से आया? अरे यार, अगर तुम 1 को 10% बढ़ाओगे, 1 को 10% बढ़ाओगे तो 1.1 लिखोगे, 1 को 20% बढ़ाओगे तो 1.2 लिखोगे, 1 को 30% बढ़ाओगे तो फिर उसको 1.3 लिखोगे। वो बढ़ गया ना अब उतना, इसलिए लिखते हैं। ये तो सब मैथ्स का पार्ट है। तो ये तो हो गया परसेंटेज से सवाल। अब देखो, इसी सवाल को और कैसे पूछा जा सकता है। मैं एक और सवाल बनाऊंगा यहाँ। ये तो हो गया परसेंटेज का सवाल।
एक गुने का भी पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन देगा कि किसी वस्तु के वेग में, वेग को 2 गुना बढ़ाने पर, वेग को 2 गुना बढ़ाने पर, वेग को 2 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि। वेग को 2 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी कि इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वेलोसिटी इज डबल्ड, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड। ठीक है, अब देखो ऑप्शन होंगे, जैसे इसमें ऑप्शन होंगे 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स, 2 गुना, 8 गुना और 10 गुना, ये आपके ऑप्शन होंगे। तो देखो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं? भाई गतिज ऊर्जा का वेग से संबंध पूछ रहा है, गतिज ऊर्जा का वेग से संबंध पूछा जा रहा है, तो बताइए कैसे करोगे आप फॉर्मूला यही तो लगाओगे, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। अगर तुम इसको लगाओगे तो इसमें कहीं वेग है ही नहीं, वेग नहीं नजर पड़ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं है ना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। अब फिर से मैं आपसे कहूंगा, इसको सिंपल बनाना है अगर आपको, तो आप क्या करिए कि केवल उस फैक्टर को रखिए जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? गतिज ऊर्जा के साथ वेग, तो गतिज ऊर्जा के साथ बस वेग को रखो, इसको आप हटा दो। ठीक है, तो क्या बचेगा? गतिज ऊर्जा सीधे अनुक्रमानुपाती है वेग के स्क्वायर के। अगर तुम इसको 2 गुना बढ़ाओगे, इसको अगर 2 गुना बढ़ाओगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो गतिज ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। और सभी का आपका अंकुश, योगिंदर, अंकुर हैं, योगिंदर हैं, सौरभ हैं, धीरज है, आर एस यादव हैं और प्रताप यादव हैं, सभी का एकदम जबरदस्त आंसर है। और आप कहते हैं 4 टाइम्स, वेरी गुड। गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुना बढ़ गई। तो अगर प्रतिशत दे तो प्रतिशत, और गुना पूछे तो गुना। ठीक है, आशा करूंगा कि आप सभी इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए इसी में अगर ये पूछ लेता, मान लो क्वेश्चन ये होता कि वेग को 2 गुना बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ठीक, और ऑप्शन ये होते आपके, ऑप्शन होते 100%, बी ऑप्शन होता 200%, सी ऑप्शन होता 300%, डी ऑप्शन होता 400%। अब बताओ तब कौन सा आंसर करते तुम? भाई फिर तुम ये देखते कि गतिज ऊर्जा हो गई 4, पहले हमेशा हम 1 मानते हैं, हम हमेशा 1 मान लेते हैं, तो गतिज ऊर्जा हो गई 1 से 4, तो कितने परसेंट बढ़ी है, इस बात को ध्यान देना, वृद्धि कितने परसेंट हुई है। अगर कोई चीज 1 से 4 हो गई है, कितने परसेंट का उसमें इंक्रीमेंट हुआ है? एक तो पहले थी ही, उसमें कितना और बढ़ाया गया है? 3 ही तो बढ़ाया गया है, और 3 का मतलब 300%। तो बढ़ोतरी हुई है 300% की और गुनी हुई है 4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? योगिंदर सिंह, आप अपना अलग फॉर्मूला बना लो। आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी 1/2 पी गुणा वी, तो भी तो हो सकता है। ये कौन सा फॉर्मूला है यार? ये तुम अपना फॉर्मूला बना रहे हो। अब ऐसे तो मैं अपने मन से अपना कोई फॉर्मूला बनाऊं तो ये तो भाई तुम वैज्ञानिक बन जाओगे दोस्त, ऐसे नहीं करना है। हर 100% मत लगाओ यार। यहाँ भाई देखिए, ये सब मैथ है, ये सब आपका मैथ्स है। फिर आपको ये नहीं पता कि अगर कोई चीज़ 1 से 4 हो गई तो वो कितने गुना बढ़ गई, परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हुआ है। गुने में तो हम 4 गुना लेंगे, लेकिन वृद्धि की बात पूछ रहा है, अगर बढ़ोतरी पूछ रहा है तो वो कह रहे हो आप, एक में आपने 3 को ही तो डाला है, अभी तो 4 बने हैं। ये सिक्स सी बात है यार, उतना गहराई में जाके नहीं सोचना। चलो, मजा आ गया। तो जैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे वैसा आप काम करोगे। चलिए, तो जिनका मैथ नहीं भी ठीक है, आशा करता हूँ वो भी मेरी बात को समझ गए हैं। ये 3% नहीं होगा, 300% होगा, वो तो आपको ऑप्शन से पता लग जाएगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गई पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गतिज ऊर्जा। देख लेता हूँ गतिज ऊर्जा से अगर
मेरे पास कोई सवाल ज़्यादा हो तो। ये है, चलो मेरे पास एक गतिज ऊर्जा का सवाल है, और ये आपका 31 अगस्त 2018 शिफ्ट 3 में आया हुआ है। कॉन्सेप्ट तगड़ा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो बताइए जरा, इसका आंसर बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन कहता है आपसे, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है, बताइए इनमें से कौन अधिक काम कर सकता है। तो देखो, घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठाया हुआ हथौड़ा। अब ये देखो कि इनमें से गतिज ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा है। गतिज ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा है। तो आप ये कहोगे कि देखो, घूमता हुआ पहिया, कोई भी पहिया कितनी तेज घूम सकता है, बहुत ज्यादा गति से तो नहीं घूम सकता। गतिशील पत्थर, पत्थर भी यार एक लिमिटेड गति से ही घूमेगा। उठाया हुआ हथौड़ा, हथौड़े को उठाते समय गति बहुत ज्यादा तो नहीं होगी। लेकिन अगर तुम बंदूक की गोली की बात करोगे, इन सब में इसकी गति सबसे ज्यादा होगी, और सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इसी की होगी। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा बंदूक की चलती हुई गोली की होगी। बस आपको ये बताना है इसमें कि गतिज ऊर्जा किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी बंदूक की गोली की, क्योंकि उसकी गति बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया, अभी का आप समझ गए होंगे बंदूक की गोली। ठीक है, और मेरे पास गतिज ऊर्जा का आंसर है। हाँ देखो, जैसे ये है, इस क्वेश्चन का आंसर करो सभी। ये 31 अगस्त शिफ्ट 2 में आया हुआ सवाल है। तो क्वेश्चन कहता है आपसे, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा। भाई इसका आंसर तो सभी सही करने की कोशिश करना, तो क्वेश्चन का नंबर डाल के करना, ठीक है। 6 का आंसर ये होगा। आप सभी का आंसर क्या आ रहा है, बहुत बढ़िया। कि आप सबको पता है भाई, संवेग को 3 गुना कर दें, गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है संवेग की टर्म में p²/2m। इससे कोई मतलब नहीं, इसको हटा दीजिए। और वो कह रहा है कि इसको कितना कर दिया जाए, 3 गुना। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो गतिज ऊर्जा कितने गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। मूल मान की 9 गुनी हो जाएगी। ठीक है, गतिज ऊर्जा मूल मान की 9 गुनी हो जाएगी। 6 क्वेश्चन का आंसर सभी का ये है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और देखते हैं काइनेटिक एनर्जी का कोई सवाल हो तो। और कोई काइनेटिक एनर्जी का, ये है एक सवाल। एक सवाल ये है, 30 अगस्त को आया हुआ है शिफ्ट 1 में। और सवाल है कि 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें, गेंदों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं। देखो बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से पढ़ना। कि मेरे पास दो गेंदें हैं, एक 5 किलो द्रव्यमान की है, और एक थोड़ी बड़ी है, 10 किलो द्रव्यमान की है। इसका द्रव्यमान 5 किलो, और इसका द्रव्यमान 10 किलो। ठीक, इनकी गतिज ऊर्जा समान है। अगर मैं इसकी गतिज ऊर्जा को काइनेटिक ई लिखूं, इसकी भी इतनी हो जाएगी, समान है। तो संभावना, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। अब हमें यह बताना है कि कौन सी गेंद इनमें से तेजी से गति कर रही है। देखिए, अगर काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है, तो मैं क्या कहूंगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर इसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, यानी कि इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं। 1 वाली की काइनेटिक एनर्जी बराबर 2 वाले की काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला क्या रखोगे आप, 1/2
इसका रखोगे m1v1 का स्क्वायर और इसका रखोगे 1/2 m2v2 का स्क्वायर। 1/2 तो बराबर है, कट जाएंगे। m1 कितना है 5 किलो, ये है v1 का स्क्वायर, m2 है आपका 10 किलो और ये है v2 का स्क्वायर। ये 5 से 2 बार कट जाएगा, यानी यहाँ बचेगा आपका कि v1 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू v2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको इधर ले आओ तुम, तो ये हो जाएगा v1/v2 का स्क्वायर बराबर 2। यहाँ से इसको फ्री कर दो, तो जब तुम v1/v2 करोगे तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट दोनों साइड लोगे, यहाँ अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 2। इसको हम अंडर रूट 2:1 लिख सकते हैं, यानी कि देखो अगर v1 की गति अंडर रूट 2 है तो v2 की गति 1 है। अंडर रूट 2 कितना होता है 1.414, इससे तो ज़्यादा ही है, यानी कि पहली गेंद जो है वो ज़्यादा गति से चल रही है। पहली गेंद, ये वाली गेंद ज़्यादा गति से चल रही है, यानी कि 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से चल रही है। अब इसको अगर तुम आसानी से समझना चाहो, अगर इसको तुम बहुत सिंपल वे में समझना चाहो, ये लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ना करो, तो तुम ये सोचो यार कि गतिज ऊर्जा समान है। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है द्रव्यमान और वेग पर, मास और वेलोसिटी पर। अगर जिसका मास ज़्यादा है उसकी वेलोसिटी कम होगी अगर गतिज ऊर्जा बराबर है तो, और जिसका मास कम है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो। ऐसे याद रखा करो, अगर गतिज ऊर्जा समान है और दोनों में से कोई एक चीज़ ज़्यादा है तो उसकी दूसरी चीज़ कम होगी। जिसका मास ज़्यादा है उसका वेग कम होगा, जिसका मास कम है उसका वेग ज़्यादा। ठीक है, एक बार सभी दोस्त बताएं कि हम इस क्वेश्चन को इतनी लंबी चौड़ी बगैर कैलकुलेशन के भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से घूमे हुए क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा सुनो, और आसानी से सीखो। मान के चलो एक पतला आदमी है और एक भारी आदमी है, दोनों समान ऊर्जा से दौड़ रहे हैं, सॉरी, दोनों बिल्कुल समान ऊर्जा से दौड़ रहे हैं, तो कौन तेज दौड़ेगा, हल्का आदमी या भारी आदमी? खुद ही सोच लो, हल्का आदमी या भारी आदमी? बहुत बढ़िया नीरज, वेरी गुड। हल्की वस्तु खुद से उड़ जाएगी, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। जल्दी बताइए कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? एक अच्छा सवाल था। अब एक भाई का मुझसे सवाल है कि भैया गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो मैंने आपको कल ऊर्जा के बारे में जनरली बता दिया था कि ऊर्जा का मात्रक जूल ही होता है, कार्य के जैसा ही मात्रक है, उसी के जैसी विमा है। सॉरी, तो उसी के जैसी विमा है, वही एक अदिश राशि है, ये भी एक अदिश राशि है, तो वो सारी ऊर्जाओं के लिए था। किसी ऊर्जा का कोई मात्रक वात्रक अलग नहीं होगा, बस फॉर्मूले अलग होते हैं। तो ये हो गई पूरी की पूरी गतिज ऊर्जा। एक अच्छा डिस्कशन हमने गतिज ऊर्जा को लेकर कर लिया। अब दूसरे प्रकार की ऊर्जा पढ़ते हैं जिसका नाम है स्थितिज ऊर्जा। बड़ी ही शानदार और समझने वाली बात है इसमें, स्थितिज ऊर्जा। देखो गतिज ऊर्जा में फॉर्मूले से ज़्यादा सवाल बनते हैं, डेफिनेशन से कम, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन से ज़्यादा सवाल बनते हैं, फॉर्मूले से कम। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं तो पीई से दिखा देता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि चलती हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा और रुकी हुई वस्तु में गतिज ऊर्जा। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि जमीन पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, 1 किलो का पत्थर है, क्या उसके पास स्थितिज ऊर्जा है? जो भाई ये कहते हैं कि हाँ रुकी हुई वस्तु में स्थितिज ऊर्जा है, उनके हिसाब से तो हाँ है। पहले स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं और फिर आप बताना उसमें स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी है या नहीं है। ठीक है, तो मैं स्थितिज ऊर्जा को ऐसे परिभाषित करता हूं, क्योंकि उसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, तो मैं कहूंगा
कि किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है, किसी भी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, वो स्थितिज ऊर्जा होती है। कैसे देखें? मान के चलो मैंने यहाँ से एक स्प्रिंग बाँध दी और मैंने उस स्प्रिंग को खींच लिया ऐसे, ताकत लगा के मैंने खींच के यहाँ होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। अब मैं पूछूँगा आपसे, इसके पास कौन-सी ऊर्जा? खींच के यहाँ पे रोक रखा है मैंने, तो ये तो क्लियर है कि गतिज ऊर्जा तो नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा तो गतिमान वस्तु में होती है। पहले आप ये चेक करो, मैं तो ये कहूँगा, गतिज या स्थितिज चेक करने से पहले, काइनेटिक या पोटेंशियल चेक करने से पहले आप ये चेक करो इसके पास ऊर्जा भी है। और ऊर्जा, ये मैंने यहीं पकड़ रखी है, ध्यान रखना। और ऊर्जा कैसे चेक करते हैं हम? तो ऊर्जा मान यानी कि एनर्जेटिक उस वस्तु को कहा जाएगा जो कार्य कर सके, जो वर्क कर सके, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। पहले किसी भी बॉडी को ये देखो कि क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो जैसे मैंने स्प्रिंग खींच रखी है, अब अगर मैं स्प्रिंग को छोड़ूंगा तो क्या ये एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी? तुम कहो हाँ बिल्कुल, तो तुम कहोगे कि इसके पास ऊर्जा है। अब यहाँ इस स्थिति में ये रुकी हुई है, और ऐसी रुकी हुई वस्तु जिसको छोड़ने पे वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाए, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, उसमें पोटेंशियल एनर्जी। ये जो पत्थर पड़ा हुआ है, ये ऐसे ही पड़ा हुआ है, पहले तो इसको तुम पकड़ भी लो और फिर छोड़ो, क्या ये कहीं जाएगा? तो जमीन पर पड़े हुए पत्थर में कोई भी एनर्जी नहीं, जमीन पर पड़े हुए पत्थर में कोई भी एनर्जी नहीं। ये बात समझ में? आप सब लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं स्थितिज ऊर्जा को लेकर, लेकिन आज आप शायद समझ गए होंगे कि स्थितिज ऊर्जा केवल उस वस्तु में होगी जो अभी तो रुकी हुई है, लेकिन उसको छोड़ने पर वो अपनी जगह से हिल जाए, हट जाए। तो मैं कहता हूं कि रुकी हुई वस्तु में नहीं, वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा। एक बार बताएं कि हाँ मुझे अब समझ में आ गया। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा, वस्तु में की स्थिति के कारण, यानी कि एनर्जी 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 ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे खिंची हुई स्प्रिंग, खिंची खिंची हुई स्प्रिंग। खिंची हुई स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरा सवाल, एक बहुत अच्छा सवाल आता है, दूसरा सवाल आता है कि जैसे खिंची हुई स्प्रिंग हो गई, साथ ही तुमने एक बाण को खींच रखा है, धनुष में ऐसे रोक रखा है अभी, तो खिंचे हुए, खींच कर रोके हुए, ऐसे जब वो कहता है ना खिंचे हुए, तो वो कहना चाह रहा है खींच कर रोके हुए। खींच कर रोके हुए धनुष में कौन सी ऊर्जा है? तो तुम कहोगे अगर बाण को छोड़ दूं ना, सट से चला जाएगा, तो स्थितिज ऊर्जा है, पोटेंशियल एनर्जी है। ऐसे ही अगर तुम गुलेल जो होती है कैटापुल, उसको खींचे रखो, खींच के रोके रखो, तो छोड़ते ही भग जाएगी। तो खिंची हुई स्प्रिंग हो गई, इसी में साथ में ऐड कर देना खिंची हुई स्प्रिंग और धनुष, मतलब खिंचा हुआ धनुष और खिंची हुई गुलेल, सभी में कौन सी एनर्जी है? सभी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। अब हमने देखा एक, जैसे बांध एक बड़ा फेमस एग्जांपल है, डैम। तो डैम में कौन सी एनर्जी है? अगर कोई तुमसे पूछे बांध में कौन सी ऊर्जा है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि बांध में तो पानी रुका हुआ भी होता है, चल भी रहा होता है। दरअसल आपने कभी बांध पढ़ा हो, तो बांध का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि एक हाइट पे हम पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, पीछे जो नदी आ रही होगी कोई, वहाँ पे हमने एक दीवार बना दी बहुत ऊंची, और वहाँ पे पानी हो गया आपका इकट्ठा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लगा रखे हैं टरबाइन, ये ये हमने टरबाइन लगा रखे हैं शाफ्ट से जुड़े हुए। अब यहाँ पे हम हल्का सा होल करके रखते हैं, तो पानी गिरता है इन टरबाइन पर, इनको घुमा देता है। तो अगर आपसे पूछे बांध के रुके हुए पानी में, ये है बांध का रुका हुआ पानी, अगर तुम इसको निकलने की अनुमति दे दो तो ये चलना शुरू कर देगा। तो रुके हुए पानी में तो स्थितिज ऊर्जा है, बांध के
रुके पानी में, तो बांध के रुके पानी में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर तुमसे कहते बांध के बहते पानी में, तो बहते हुए पानी में गतिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। उठाए हुए हथौड़े में, उठाए हुए हथौड़े में, उठाए हुए हथौड़े में, तुमने हथौड़ा ऐसे उठा रखा है, अगर उसको छोड़ोगे तो नीचे आ जाएगा। कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज है। रुकी हुई वस्तु अगर आ सकती है, चल सकती है, स्थितिज है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो अब आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। खिंची हुई रस्सी में स्थितिज ऊर्जा है। घड़ी की सुई में किस प्रकार की एनर्जी है? अब ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। आप ये बताओ, घड़ी की सुइयां रुकी हैं या चल रही हैं? अगर घड़ी की सुई चल रही हैं तो उसमें गतिज ऊर्जा है। लेकिन अगर आपने बस चाबी भर के उसको छोड़ा हुआ है, चाबी वाली घड़ी कैसे काम करती है? आप चाबी भरोगे, छोटी सी स्प्रिंग होती है, वो दब जाती है और वो 24 घंटे में धीमे 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 खुलती है, ताकि सुइयों को घुमा सके। ठीक है, तो जब स्प्रिंग दब गई, दबी हुई स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बार जिनको समझ में आ गया और नोट हो गया हो, कृपया एक बार थम्स अप करें और फिर हम चलें इसके फॉर्मूले की तरफ, यानी इसके सूत्र की तरफ। एक बार सभी दोस्त थम्स अप करेंगे। इतने ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मेरे हिसाब से, इतने में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो, गुरुदेव आपकी आज की मेहनत ने मजा खड़ा कर दिया। इसका मतलब है आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कैसे स्थितिज ऊर्जा होती है, कैसे गतिज। नहीं तो आप कंफ्यूज ही रहते हैं, स्थितिज में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, बट आप स्थितिज ऊर्जा में बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। अगर मैं सूत्र की बात करूं और मैं ये कहूं, देखिए गतिज ऊर्जा का सूत्र वैसे तो वस्तु के हिसाब से अलग होता है, समझना इस बात को। हम गतिज ऊर्जा के स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के नाम पे क्या पढ़ते हैं? mgh। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल एक ही स्थितिज ऊर्जा नहीं होती है, स्थितिज ऊर्जा बहुत सारी तरह की है। अगर मानो, अगर मानो कोई वस्तु, अगर मानो ये हमारी जमीन है, ये ग्राउंड है, अगर किसी वस्तु को जमीन से, यानी ग्राउंड से, अगर किसी वस्तु को ग्राउंड से मैं उठाऊं, ग्राउंड से अगर मैं उठाऊं h ऊंचाई तक, अगर किसी वस्तु को मैं ग्राउंड से h ऊंचाई तक उठाऊं, h ऊंचाई तक उठाऊं, इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। इसकी हाइट कितनी है? h है। अगर किसी वस्तु को मैं ग्राउंड से h हाइट तक उठाऊं और इसका द्रव्यमान है m, इसका द्रव्यमान कितना है? m, इसका मास कितना है? m, और यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g है, गुरुत्वीय त्वरण g है। हालांकि इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम, बट अभी के लिए इतना तो आप समझते ही होंगे कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, इस त्वरण से पृथ्वी अपनी ओर किसी वस्तु को खींचती है। इसको हम अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी, वो हो जाएगी m गुणा g गुणा h। तो ये स्थितिज ऊर्जा केवल इस केस के लिए है कि किसी वस्तु को तुमने m द्रव्यमान पे उठा रखा है, h ऊंचाई पे उठा रखा है। स्प्रिंग पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। खिंची हुई स्प्रिंग, खिंचे हुए धनुष, खिंची हुई गुलेल बांध के पानी में लग जाएगा, क्योंकि वो h ऊंचाई तक स्टोर है। उठाए गए पत्थर पे लग जाएगा, बट उन पे नहीं लगेगा। तो क्या उनके लिए हमें फॉर्मूला पढ़ना? नहीं, उतना स्तर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल मत परेशान होइए। m द्रव्यमान की वस्तु को h ऊंचाई पे उठाने पे यही फॉर्मूला आपसे पूछा जाएगा कि द्रव्यमान g और h की कर दो गुणा, h की कर दो, बस इतनी सी बात आपसे पूछी। मन में कौन सी ऊर्जा है? देखो विकास, मैं मानता हूँ विज्ञान पढ़ रहे हो तो तुम कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के हमें दायरे तो सीमित रखने हैं। तुम कोशिश करो जो स्लाइड पे है
जो बोर्ड पे है उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने। अब तुम ऐसे बोलोगे मुझसे मन में कौन सी ऊर्जा है, तो फिर शायद मैं मतलब थोड़ा समझता हूँ अपने आप को सक्षम कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ, लेकिन फिर ऐसा लगेगा जैसे हम और तुम बाबा बन गए हैं, उसका सिलेबस से कोई मतलब नहीं है। और हमारा टारगेट है 1 घंटे के समय में सिलेबस की चीज़ों पे हम काम कर लें। चलो, तो एक आधा सवाल इसका देखते हैं ना, एक आधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कर लिए थे कल हमने, ये भी हो गया था। ये देखो, नहीं ये तो पावर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आए, ये सवाल देख के बताओ। वैसे इससे ना एमजीएच से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है ज़्यादा, इसमें थ्योरेटिकल सवाल बनते हैं। मैंने कहा था ना, गतिज ऊर्जा में न्यूमेरिकल से सवाल तुमने देखे प्रीवियस ईयर सारे वही थे, और स्थितिज ऊर्जा में थ्योरी से सवाल। किसी तने हुए रबर बैंड में इस प्रकार की ऊर्जा होती है। तने हुए का मतलब खिंचा हुआ, रबर बैंड का मतलब जो आपका रबर बैंड होता है। इंग्लिश का यूज़ भी करो भाई दीपक, देखो मैं पूरा इंग्लिश का यूज़ करता हूँ, मेरी सारी डेफिनेशंस हिंदी और इंग्लिश में होती हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ कि भाई जैसे खिंचा, ये सब तो तुम यार इंग्लिश वाले भी हिंदी में समझ जाते हो। कल क्लास नहीं होगी, कल आपको अच्छे से बढ़िया से रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट में अगर कम नंबर आ रहे हैं तो किसी टीचर से नहीं पूछना है नंबर कैसे बढ़ेंगे, खुद देखना है कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में गलत हैं। उन टॉपिकों को लिखना है एक कॉपी में, और लिखने के बाद अच्छे से उनको रिवाइज करना है, पढ़ना है, फिर से मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करने हैं, वो सही हो जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस खुद बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ाने का यही एक तरीका है। आप सभी का आंसर ऑप्शन आया बी, कैसी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। वैसे इससे कोई न्यूमेरिकल तो नहीं बनेगा, बट फिर भी आपकी इच्छा है, मैं एक न्यूमेरिकल जरूर करवा देता हूँ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कर लो कि अगर मान लो किसी 2 किलोग्राम की वस्तु को जमीन से 10 मीटर ऊपर उठा दिया जाए और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी यानी तेज ऊर्जा क्या। आप कह देना भाई एम गुणा जी गुणा एच। दो जी, एम है 2, जी है 10, एच है 10, 10 दशमलव 100 दूनी, आंसर आ गया 200 जूल। तो ये हो गया स्थितिज ऊर्जा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और रह गया है जिसका नाम है पावर। पावर को मंडे की क्लास में कर लेंगे, और साथ ही हम नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा, रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट का एक सेक्शन बना हुआ है। उसमें देखिए कल संडे है, बिल्कुल बहुत सारे दोस्त सोचेंगे कि हम उसको फंडे मनाएं, बिल्कुल मनाओ, मैं नहीं कहता कि आप संडे को भी उतना ही पढ़ो जितना आप आज पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप एक तरीके से अपने टाइम को बांट लें, यानी कि अपने पूरे दिन के समय को आप 8-8 घंटे में बांटो। मैं हर सैटरडे हर बैच में यही सलाह देता हूँ, और मैं ये सलाह इसलिए दे पाता हूँ शायद क्योंकि मैंने भी उस समय को महसूस किया है तैयारी वाले को। तो मैंने जिन तरीकों से फ़ायदे उठाए हैं, जिन तरीकों से मैंने गवर्नमेंट जॉब ली है, मैं मानता हूँ अगर आप भी उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप अपने दिन के समय को संडे को 8-8 घंटे में बिताइए, 8 घंटे मस्त सोइए। मानता हूँ आप हर दिन 6 घंटे 7 घंटे सो पा रहे होंगे, उस दिन 8 घंटे बेफिक्र नींद सोइए। 8 घंटे मस्त दोस्तों के साथ घूमो, उनके साथ आप नहीं घूम पाते हो, अपनी उनसे चाहे बात करो, उनके साथ फिल्म देखने जाओ, मूवी देखने जाओ, कहीं कुछ भी करो, लेकिन बाकी के 8 घंटे मॉक टेस्ट और रिवीजन में। मॉक टेस्ट को दे के नहीं छोड़ देना है, नंबर कम आएंगे ही आएंगे क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं हुआ, से घबराना नहीं है। आपको उन चीज़ों से मतलब ही नहीं है जो हमारे सिलेबस में कवर नहीं हुई हैं, वो गलत हो रही हैं, होने दो, होंगी ही क्योंकि हमने पढ़ी नहीं है। ये नहीं सोचना है नंबर कम आ रहे, आएंगे ही नंबर कम, अभी नंबर देखने हैं जब हम सिलेबस के लास्ट में पहुंच जाए। अभी बस हमें ये सोचना है कि यार क्या मैं समय पे मैथ कर पा रहा हूँ या समय पे साइंस कर पा रहा हूँ। अगर मैथ में देर से कर रहा हूँ तो मैथ को बाद में करूँगा, या मुझसे वो क्वेश्चन तो गलत नहीं हो रहे जो हमें हमारे सर ने पढ़ा दिए हैं क्लास में, वो गलत हो रहे हैं, तो दोबारा देखो। मैं कह रहा हूँ ना, एक कॉपी बना लो, कॉपी में उन सारे टॉपिक को लिखा करो, सारे टॉपिक्स को लिखा करो जो आपसे गलत हुए हैं, और उन टॉपिक को दोबारा रिवाइज करो जितना हमने पढ़ लिया है। ये तरीका होता है आपका नंबर बढ़ाने का। कभी किसी टीचर से पूछोगे मेरे नंबर नहीं बढ़ रहे, कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर एक आदमी के अपने अलग कमियां होती हैं। मैं तुम्हारी कमियां कैसे जानूंगा? किसी इंसान की कमी सबसे बेहतर वही जान सकता है, तुम ही जान सकते हो। उन पर वर्कआउट करो, बाकी समय में रिवीजन करो जितना पढ़ाया गया। और आप इन 2 चीज़ों को संडे में करोगे ना, आप बहुत सारे बच्चों से बहुत आगे हो जाओ, और आप धीरे धीरे ऐसे छोटे मोटे स्टेप लेके ही आगे बढ़ोगे।
तो ही आप बहुत सारी भीड़ को काटते हुए निकल जाओगे। अगर तुम भी केवल उतना ही करोगे, बस क्लास ले ली सामने फ़ोन रख के, प्रैक्टिस सेट ले लिए, वो तो सब कर रहे हैं। फिर सिलेक्शन थोड़ा-सा मुश्किल है, अपने लेवल पे भी आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं मेरे शेरों मंडे की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। छोटे जी के बारे में ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार।